it's time to be welcome our guests. So, आगे की स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर विष्णु भाई पटेल, सात और पुष्पगुच्छ के द्वारा। अब अगली कड़ी में 2000
2017 में कांग्रेस पक्ष से चुनाव जीतकर और बहुत ही ज़्यादा मतों से जीतकर वो हमारे प्रतिनिधि बने हैं। इतना ही नहीं, वे उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं और उनका अभ्यास LLM है, MA BEd है, PhD है और LLM में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये उनकी ज्ञान की एक पराकाष्ठा है। उसके बाद आज की 24वीं पार्लियामेंट्री कंपटीशन में हमें जिन्होंने आमंत्रित किया है, ये स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मुमता मैडम, पलासर कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम। यहाँ लिखा है, मेरे सामने ही लिखा है, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, what he thinks he becomes. I request all the students who are studying in this school, this sentence is very useful for your life. All the students who are participating in this parliament, I have seen with different dresses, they present all different areas, all different states of the nation, and when you think you want to become a politician, you have to think in your mind and you have to decide that I have to become a politician. इस दुनिया में अगर अच्छा विचार कोई भी आदमी के मगज में आता है तो सबसे पहले उसके माइंड में आता है, वो डेवलपमेंट का है या डिस्ट्रॉय का है। कोई आदमी को डेवलपमेंट करने का सोचता है तो उसका फर्स्ट आइडिया किसी भी व्यक्ति के मगज में आता है। जब तक उसके मगज में कोई आइडिया नहीं आता है तब तक यह इम्प्लीमेंट नहीं होता। कोई बॉम्ब बनाना चाहता है तो यूं ही तो बॉम्ब नहीं बन जाएगा। उन्होंने अपने माइंड में कुछ सोचा होगा कोई डिस्ट्रॉय करने का। इसलिए ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या बनना है वो आपके माइंड में आप जब डिसाइड कर लेते हो, और ये प्लेटफॉर्म है। कई बार हम पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की अभी जो वैल्यू है, आबरू है, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है कि कोई भी बनो ये पॉलिटिशियन साले अच्छे नहीं, आदमी नहीं अच्छे नहीं होते, कभी पॉलिटिशियन का भरोसा नहीं करना, ऐसी बात आती है ना। तो गांधी जी भी पॉलिटिशियन से, सरदार पटेल भी थे, वो भी हम उनके पर भरोसा कर सकते हैं और आज के पॉलिटिशियन पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते। ये तुम्हारे से ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आज जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको शुभेच्छाएं। मैं आशा रखता हूँ कि इसमें से कोई MP बने, कोई MLA बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बने। ये आपका प्लेटफॉर्म है और आप अच्छी तरह से अभी स्टडी में ध्यान दें, अच्छी तरह से स्टडी में ध्यान देंगे। इसके बाद अब आप अच्छे आदमी बनेंगे और पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो आप अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, और अच्छे पॉलिटिशियन बनने के बाद आप देश की और राज्य की अच्छी तरह से सेवा करें। और आज जो भी पार्टिसिपेट स्टूडेंट हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छाएं। अनुरोध है शासन कि युवा संसद चालू हो रही है तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना। दिखाई दे रहे हैं ये सत्ता पक्ष के नेता हैं जो चुनकर हमारे द्वारा प्रतिनिधि जाते हैं, और जो
संसदगण अध्यक्ष महोदया पधार रही है। Monsoon session of the Youth Parliament. Hope this session will be fruitful as we sit down, deliberate the important matters concerning the nation. Today's first business is oath taking. Secretary General, please. First of all, I would like to call Ms. Priyansi, who stands elected from Ajmer constituency of Rajasthan, will now take oath or affirmation. Ms. Priyansi, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In English, please. I, Priyanshi Saini, having been elected for Ajmer constituency of Rajasthan Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Elected from Patan constituency of Gujarat, will now take oath or affirmation. Would you like to take oath? मैं हिंदी में शपथ लेना चाहता हूँ। मैं आनंद मोदी युवा सांसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की एकता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Is no more with us. On 6 February 2022, her soul departed to heavenly abode at the age of 92. Lata Mangeshkar has given a lot to the nation. She is widely considered to have been one of the greatest and most influential singers in India. Her contribution to Indian music industry career spanning 8 decades gained her international titles such as Queen of Melody and Voice of the Millennium. It is proud to say that she was awarded Bharat Ratna. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में खुद को तथा आदरणीय संसदगणों को सम्मिलित करती हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि लता मंगेशकर हमारे देश की महान गायिका अब हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। उनका जीवन काल 92 साल रहा। उनका एक सुप्रसिद्ध गाना, नाम ये गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज मेरी पहचान है। उन्होंने 36 अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। उनकी आवाज ने देश को मोहित तथा प्रेरित किया है। यह अपने आप में भारत की एकता तथा अखंडता का प्रेरक
उदाहरण है। लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज देश के कोने कोने में गूंजती है और गूंजती रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके और सदन के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी सम्मिलित करता हूँ। लता मंगेशकर भारत की लोकप्रिय एवं आदरणीय गायिका थी। उनका 80 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना सबसे पहला गाना दिया था। लता मंगेशकर जी भारत की महान पार्श्व गायिका थे। उनकी आवाज के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में थे। Yes, madam. Prime Minister may introduce new minister to the House. Madam Speaker, I have immense pleasure to introduce to you and through you to the House my colleagues, the new minister, Ms. Tanvi Datti, Ministry of Communication and Technology. Ms. Zia Patel, Ministry of Civil Aviation. We now move on to the questioners. Question number 101 from Miss Manasvi. Miss Manasvi, please. चेहरे पर हमारे तेजाब डालकर बोलो क्या पाया तुमने, रूह हमारी जलाकर बोलो क्या पाया तुमने, यूं हमें रुलाकर बोलो क्या पाया तुमने। ये मत समझना कि टूट गए हम, ये मत समझना कि टूट गए हम, देख फिर से जमाने को बदल रहे हैं, देख फिर से जमाने को बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महिला हूँ, आप एक महिला है और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक महिला है और आज मेरा मुद्दा महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों का है। महोदया, भारत में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका जीवन एसिड अटैक से बर्बाद हो चुका है और हमें भी डर लगने लगा है कि हम पे भी कोई एसिड अटैक ना कर ले। Honorable Madam Speaker, on behalf of the nation, I would like to put forth my queries to the Minister of Home Affairs on the social level of acid attack. Whether there is a continued easy access to acid despite its existing regulations or its sale, and if so, the details thereof. Whether the government has taken any concrete step to discourage the sale of acids used for acid attack against women, and if so, the details thereof. The House wants to know the penal action taken against people committing these cruel crimes on innocent people in the last 3 years. I would also like to know the number of complaints filed of acid attack, and among those, how many have been convicted. I want my queries to be answered by the Home Minister. Thank you. Minister of Home Affairs is worried about safety of all the women, but I can't frighten, and no woman should frighten. And government is trying their best to reduce or stop acid attack on women. And we have believed that in future there will be no acid attack on women. According to that question, I would like to say that as police and public orders are state subjects under 7th Schedule of the Constitution of India, the state government has responsibilities to maintain laws and order, protection of life and the property of citizens, including investigation and prosecution of crime against citizens. The state is able to deal with such offences under extant provisions of the law. State and union territories regulate the possession and sale of acids and corrosive chemicals, including wholesale and retail sale to all this in the term of Poison Act 1990. The government is trying very well to regulate the sale of acids and corrosive chemicals to all the states and union territories. Data is not maintained centrally on the sale of acids and corrosive chemicals. To regulate the sale of acids and corrosive chemicals, the Ministry of Home Affairs circulated model poison rules to all the states
the retail sale of acid is regulated in the term of Poison Rules 1919. This will ensure that acid is not used in crime. The latest advisory has been issued on 12 August 2021. I repeat, the latest advisory has been issued on 12 August 2021. Advisories are available on website of MHA. As per the data published by National Crime Records Bureau, a total of 131, 105 and 115 cases were registered in 2018, 2019 and 2020 respectively for acid attack on women. A total of 28, 16 and 18 people were convicted in 2018, 2019 and 2020 respectively. As government is taking their responsibilities for the same in last year, and we believe that in next years there will be less cases of acid attack on women. Honorable Speaker Ma'am, I hope my opposition get her answer. Thank you. Question number 1. वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसे कार्यक्रमों से हमें कोई फायदा होगा, किसी को खतरा नहीं होगा? क्या ये साइबर लुटेरे हमारी निजी जानकारी को चंद मिनटों में नहीं चुरा सकते? तो महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा यह जानना चाहूँगा कि सरकार ने हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की है? धन्यवाद महोदय। बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ जोड़ा है। यह सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुनामांकन जैसी समस्या बार बार आती रहती है, जिसमें एक ही आदमी के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज मिलते हैं, और अगर इसे आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी पहचान ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। और इसके लिए हमारी सरकार ने पिछले साल 2021 में मतदाता विधिया अधिनियम के तहत आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ने का उपबंध किया है। और सांसद महोदय, आप तो बिल्कुल निश्चित रहिए, आपके, मेरे और देश के सभी नागरिकों के निजी डेटा सरकार के सुरक्षित हाथों में है। हमने कई सारी साइबर एजेंसियां नियुक्त की है जो साइबर क्राइम जैसे बहुत बड़े अपराधों पर काम कर रही है। मैं आशा करता हूं कि सांसद महोदय को उनका जवाब मिल गया होगा। Question number 103 from Ms. Kanha. Ms. Kanha, please. Honorable Speaker, ma'am, not only the people who are sitting in this parliament, but whole country knows that many people of India go to foreign countries for many purposes like education, business, employment, etc. So, I want to raise my question to Foreign Minister that the people of India have to face ill treatment, the problem of racism. Is the government taking any action for the protection, safety and security of Indians living abroad? And if the government has taken any action, I would like to know from Honorable Foreign Minister that the redressal action done by the government for Indians who are settled in other countries. Thank you. The government established a robust institutional framework towards ensuring the welfare, safety and to prevent exploitation of Indian workers working in abroad. By this framework, our Indian workers live safe and happy lives in foreign countries. The e-migrant system, pre-departure orientation program, Madad portal, Indian Community Welfare Fund, Pravasi Bharatiya Sahayata Kendras, helplines at Indian missions and posts, shelter homes, etc. are some of the important mechanisms to expeditiously assist Indian workers working in abroad. Some programs, systems and kendras help our Indian workers from exploitation, and also in addition our government has signed a labor employment and cooperation agreement with major destination countries including Gulf countries and holds joint working group meetings to ensure the redressal of grievances and protection of rights of Indian workers who are living in abroad. The e-migrant system, pre-departure, the Immigration Bill 2021 currently in consultation stage with all the stakeholders.
and the aim is to establish a comprehensive immigration framework with adequate opportunities for migration, mobility and safeguards against exploitation of Indian workers working in abroad. Thank you, ma'am. हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके उसे नया रूप देना समय समय पर आवश्यक होता है। महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा देश में नई शिक्षा नीति लागू करने की बात बार बार कही जा रही है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये नीति देश में लागू कब होगी और होने के बाद क्या शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव हो पाएंगे? कृपया शिक्षा मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। धन्यवाद। पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अपने विचार साझा करना चाहूंगी। जैसे कि सांसद महोदय ने हमें बताया, शिक्षा किसी भी देश के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर शिक्षा की पद्धति 1986 में बने शिक्षा नीति के अनुसार ही चल रही थी, पर अब इसमें सुधार लाना काफी ज्यादा जरूरी था। इसीलिए हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूररंगन की अध्यक्षता में जून 2017 को एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिन्होंने 31 मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। हमने विभिन्न लोगों से एवं अलग अलग राज्यों से कई सारे सुझाव मांगे, जहां पर हमें 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए और अब यह नीति आखिरी चरण पर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति को जल्दी ही लागू भी कर दिया जाएगा। न सिर्फ विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करेगी, बल्कि भारतीय विद्यार्थियों के कौशलों में भी विकास करेगी और भारत देश को ज्ञान महाशक्ति बनाएगी। मैं आशा करती हूँ सांसद महोदय को एनईपी से संबंधित अब कोई शंका नहीं बची होगी। धन्यवाद। Question number 104 from Miss Anisha. Miss Anisha, please. We all know that our country is progressing towards digitalization, but there is also a misuse of technology. There is no proper monitoring of drug trafficking, cryptocurrencies, which is leading to drug trafficking and arms smuggling. My question to the Finance Minister, is the government taking any concrete steps to tackle the cyber crimes, and how many cyber crimes are registered at national and international level, and how many cyber criminals are penalized so far? I want my question to be answered by the Honorable Finance Minister. Minister of Finance, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग में किया जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। मैं आप सबको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि हमने नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ मिलकर कुल 11 केसेस में से 2.2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जी महोदय, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने 2.2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसी के साथ हमने कई और विषयों पर भी सख्त कदम उठाए, जैसे हम फील्ड ऑफिसर्स की साइबर और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हम विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क कर रहे हैं तथा हम राज्यों को भी इन विषयों पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट्स को भी हायर कर रहे हैं। महोदय, मैं सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे क्राइम्स पर हमारी सरकार जल्द से जल्द कंट्रोल करेगी। धन्यवाद महोदय। आप सभी लोग यह जानते ही होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है तथा इसे स्वच्छ रखना कितना जरूरी है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और इस प्रदूषित पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासतों की धरोहरों पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ये धरोहरें हमारा गर्व है, जैसे कि आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली में स्थित लाल किला एवं पाटन में स्थित रानी की बाव। ये धरोहरें हमारी आन बान शान है। महोदय, मैं इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इन धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कोई नीति या योजना बनाई है। यदि हाँ, तो हमें उससे परिचित करें, और यदि नहीं तो सरकार क्या कर रही है? क्या वे नहीं चाहती कि ये धरोहरें विश्व भर में आकर्षण का केंद्र बनी रहे? धन्यवाद। की गई चिंता से मैं भी सहमत हूँ। हमारी सरकार भी सांस्कृतिक धरोहरों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के प्रति चिंतित है। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सांसदगणों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासतों की धरोहरों को
सुरक्षित करने के सभी संभव प्रयास करती है। राष्ट्रीय महत्व के 3693 संरक्षित स्मारकों का संरक्षण घोषित किया है। हमने नई संस्था भी गठित की है जिसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जिसमें हम स्मारकों का परिरक्षण व अनुरक्षण सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास करते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के वायुमंडलीय तत्व तथा प्राकृतिक कारणों से स्मारकों को होने वाले नुकसान का आकलन नियमित रूप से हमारी संस्था यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और जब कभी भी आवश्यकता होती है औपचारिक कदम उठाए जाते हैं। जी हाँ महोदया, जब कभी भी आवश्यकता होती है औपचारिक कदम उठाए जाते हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से 2498 किसानों ने आत्महत्या की है। जी हाँ, सही सुना आपने 2498 किसानों ने आत्महत्या की है और यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, वरना वास्तव में तो स्थिति इससे भी बहुत भयानक है। प्रगतिशील माने जाने वाले क्षेत्र यानी कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और किसानों के आत्महत्या के आंकड़े यूं ही बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान जो हमारे देश का पालनहार है वो यूं ही आज कर्जों में डूबकर मरे जा रहा है। अरे ऐसी स्थिति में हमारा देश क्या प्रगति करेगा और आखिर कब तक किसान यूं ही आत्महत्या करता रहेगा? क्या सरकार के पास इन आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कोई नीतियां है? धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया। महोदया, किसानों की आत्महत्या हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले कुछ सालों से यह एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है जिसे रोकने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनुरोध किया है कि किसानों को सरलता से लोन दे दी जाए ताकि उन्हें किसी साहूकारों के पास न जाना पड़े। यही नहीं, किसान क्रेडिट योजना के तहत हमने कई किसानों को लाभ भी उपलब्ध करवाए हैं तथा बैंकों से 1 लाख तक का लोन, जी हाँ 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज देने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो मुझे आशा है कि विपक्ष दल मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Any supplementary question? Yes, Miss Riyanshi Desai, please. महोदया, जैसा कि मंत्री जी ने बताया वह किसानों के लिए फसल कर्ज का आयोजन करें, लेकिन वही फसल कर्ज आगे जाके किसानों के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। अगर किसान 1 साल में यह कर्जा वापस नहीं करता है तो उन पे भारी भरकम ब्याज बढ़ जाता है। पहले सूखे और फसल के दाम न मिलने के कारण परेशान किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार यह कर्जा माफ क्यों नहीं कर देती जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी? धन्यवाद महोदया। इसके बाद किसी भी किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा और मुझे यह आशा भी है कि विपक्ष दल मेरे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। Question number 108 from Mr. Bhavya. Mr. Bhavya, please. Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Defence be pleased to state whether resides and untoward incidents each year in the country, and due to this severe stress, some of them are leaving their services. If so, what is our government doing? And if they are doing something, then give the reports of the defence personnel who have left their services due to this severe stress in the last 3 years. And what better facilities and avenues are government ensuring to the serving defence personnel? Thank you. Minister of Defence, please. Honorable Speaker, Madam, I would like to inform the opposition party that the number of suicide cases and fratricide cases are already minimal, and they have been going down due to a large number of measures initiated by the armed forces, including conduct and implementation of studies recommended by the Defence Institute of Psychological Research. And as per the data available to us, no defence personnel has left service due to the stress in the last 3 years. I repeat myself, no defence personnel has left the troops, which in result include the deployment of trained psychological counselors, improvement in the quality
of food and clothing, training in stress management, approachability of seniors, provision of recreational facilities, facilities for the movement of troops from border area, and establishing a grievance redressal mechanism at various levels. I hope my opposition is satisfied with my answer. Thank you. Question number 109 from Ms. Kunjal. Ms. Kunjal, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रूलिंग पार्टी के रेल मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न रेल मंत्री जी से यह है कि भारत में ट्रेनें आज भी बहुत धीमी गति से चलती है। कई ट्रेनें एक-एक, दो-दो दिन की देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचती है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक इंतजार करना पड़ता है। कई इलाकों में इससे भी बुरे हालात है। क्या वर्तमान सरकार इन ट्रेनों के आधुनिकीकरण एवं इनके समय पर ध्यान देने हेतु कोई नीति अपना रही है? जहां विदेशों में शटल ट्रेन, बुलेट ट्रेन के जाल फैले हुए हैं, वहां पर हम पैसेंजर ट्रेनें भी ढंग से नहीं चला पा रहे। क्या भारत में इन ट्रेनों की समय सारणी सही से चल पाएगी? क्या भारत में आधुनिक तकनीक वाली नवीन ट्रेनों को हम हर स्थान पर चलता देख पाएंगे? वर्तमान सरकार इसके लिए क्या नीति अपना रही है? धन्यवाद महोदया। रेल के गंतव्य स्थान में देरी से पहुंचने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण, कई बार रेलवे ट्रैक पर जानवरों के आ जाने से, तो कई बार रेलवे ट्रैक में मरम्मत और रखरखाव के कारण भी देरी हो सकती है। लेकिन महोदया, हमारी सरकार लगातार इन समस्याओं के होते हुए भी रेल की समय सारणी को सही तरीके से फॉलो करने का पूरा प्रयास कर रही है। हम इन समस्याओं से बचने के लिए रेलवे लाइनें दोहरी भी करवा रहे हैं। जी हाँ, हम इन समस्याओं से बचने के लिए रेलवे लाइनें दोहरी भी करवा रहे हैं। जहाँ तक बात शटल ट्रेन और बुलेट ट्रेन की है, भारत के कई क्षेत्रों में यह आधुनिकीकरण योजना लागू करवा दी गई है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ हमारा रेलवे विभाग कांटे से जूझ रहा है, वहाँ यह आधुनिकीकरण योजना पूरे भारत में पहुँचाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन महोदया, हमारी सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है और इसमें सफलता भी प्राप्त कर लेगी। जी हाँ, हमारी सरकार इसमें सफलता भी प्राप्त कर लेगी। अब मेरे हिसाब से विपक्ष दल को संतुष्टि प्राप्त हो चुकी होगी। धन्यवाद। निम्न कागजातों को सभापटल पर रखता हूँ। पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की वार्षिक रिपोर्ट तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 ऑडिट किए गए खातों के साथ। धन्यवाद। महासचिव, युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा की सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधि 2022 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 30 मार्च 2022 को हुई बैठक में पारित किया गया था। By the news channels and newspaper Mumbai, while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2013 approved by Land Acquisition Parliamentary Standing Committee, all these attributed dishonest motives and to express their doubt about the integrity of political class. I therefore request you to please allow me to raise a question on this matter now. Mr. Soumya, on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Miss Vanisha Thomas, Speaker of the French Parliament, and honorable members of the French parliamentary delegation who had visit to India as our honored guest. First, I would like to introduce Miss Vanisha Thomas, Speaker of the French Parliament. The other honorable members of the delegation are Mr. John William, Deputy Speaker of the French Parliament. Miss Noelia David, Member of the French Parliament. Mr. Jacob Carter, Member of the French Parliament.
delegation arrived on 15th August 2022. They now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and best wishes through them, the Prime Minister, the government, the French Parliament and friendly people of the French. अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मिस मनस्वी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं हमारी इस युवा संसद में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगी। महोदया, हम सब यह जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारे देश के हर क्षेत्र में बुरे प्रभाव पड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं गंभीर समस्या तो यह है कि इन 2 सालों में कोरोना के कारण बहुत से विद्यालय और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रही। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा से छोटे बच्चे वंचित हो गए। इन बच्चों को 2 साल तक, जी हाँ 2 साल तक शिक्षा से दूर रहना पड़ा। महोदया, मैं सरकार से इन बच्चों के शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित कदम उठाने और पर्याप्त नीति बनाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक और बात पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप दोनों गुजर गए। अब उन्हें पालने वाला कोई नहीं रहा और कई जगह पर वृद्ध लोगों का एकमात्र कमाने वाला सहारा कोरोना ने उनसे छीन लिया। महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहता हूँ कि वह वृद्ध एवं छोटे बच्चों के लालन पालन के लिए उचित कदम उठाए। पूरे विश्व में तबाही मचाई है। हमारे देश में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से लड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया है और इस प्रयास में हमारी सरकार सफल भी रही है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार के प्रति हमारी सरकार सांत्वना रखती है। उन परिवार की मदद के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। कोरोना से मरने वाले लोगों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन महोदया, यह भी सत्य है कि मरने वाले लोगों को तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके परिवार के प्रति हमारी सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति में उन्हें मदद मिल सके। मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि वह सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना मृतकों पर पड़े प्रभावों पर सरकार के प्रयासों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से मैं भी सहमत हूँ। कोरोना काल में कई कर दबाव हो, लेकिन महोदय, हमारी सरकार ऐसे परिवारों के लिए सदैव प्रयास कर रही है तथा कई योजनाएं ऐसे परिवारों को पहुंचाने के लिए बनाई गई है। महोदय, हमारी सरकार ऐसे परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने हेतु कई कार्य योजना बना रही है तथा हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कोरोना को रोकने के लिए जितने भी कर्मचारियों का देहांत होता है उन्हें 50 लाख मुआवजा तथा उनके परिवारजन को सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही साथ ऐसे वृद्धजन जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है उनके लिए भत्ते तथा वृद्ध नागरिक भत्तों में बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की गई है। महोदय, मैं सभी सदनगणों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे परिवारों के लिए हमारी सरकार सदैव खड़ी रहेगी। धन्यवाद। द्वारा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें विनती करती हूँ कि वह सरकार की शिक्षा जगत की कल्याणकारी योजनाओं को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करें। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर प्लीज। क्लासेस तो जारी ही रही और विद्यार्थियों तक ज्ञान पहुंचाने का हर मुमकिन प्रयास भी किया गया। दूरस्थ स्थानों पर रह रहे विद्यार्थी जिनको ऑनलाइन क्लास प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पड़ रही थी, उनके लिए टीवी में कई सारे कार्यक्रम भी चलाए गए। स्कूल खुलने के बाद उनके लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए गए ताकि शिक्षा में रहे गैप को पूरा किया जा सके। ई लाइब्रेरियाँ भी स्थापित की गई। मूल्यांकन की पद्धति में भी सरलता सारणी की गई। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता
सभी माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर हृदय से इस नए विधेयक का स्वागत करेंगे। इस बिल के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का सरकार भरसक प्रयास कर रही है और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बिल के माध्यम से हम किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस बिल के तहत किसान अब एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि महोदया, अब किसानों के लिए ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें एपीएमसी मंडी में ही अपनी फसल बेचनी होगी। वह जहां चाहे, जिस व्यापारी को चाहे, उसे अपनी फसल बेच सकता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से विक्रय करने पर अब केंद्र को राज्यों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पुराने बिल के अनुसार जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से फसल खरीदती थी तो केंद्र सरकार राज्यों को भारी भरकम टैक्स देती थी, लेकिन अब वह टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को अब ई ट्रेडिंग मंच दिया जाएगा, जिसकी मदद से वह ऑनलाइन फसल विक्रय भी कर सकते हैं। यानी कि अब किसान ऑनलाइन फसल विक्रय भी कर पाएंगे। माल, ढुलाई तथा उपकर अब किसानों को देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब किसान अपनी फसल मंडी से लाने और ले जाने के परिवहन का खर्च नहीं देंगे। देश के सभी हिस्से में किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। यानी कि अब गुजरात का किसान राजस्थान में और राजस्थान का किसान गुजरात में भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे ताकि बिचौलियों का लाभ समाप्त हो जाएगा। अब किसान सीधे ही अब व्यापारी को अपनी फसल बेच देंगे ताकि जो बीच में लोग मुनाफा कमाते थे उन्हें अपना लाभ उपलब्ध नहीं होगा और इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। धन्यवाद। क्योंकि यदि प्राइवेट कंपनियां किसानों से करार होने के बाद किसान करारों का उल्लंघन करने लग गई तो हमारे देश के गरीब किसान इन बड़ी बड़ी कंपनियों से कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? इससे तो हमारा किसान पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर यह बिल पारित हो गया तो किसान अपनी फसल सीधा व्यापारियों को अपने दामों में बेचेगा, तो उससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। क्योंकि इस बिल के पारित होने से प्राइवेट कंपनियां किसानों की और भी ज्यादा नजदीक आ जाएगी, जिससे वह अपने मनमाने ढंग से काम करने लगेंगे, जिससे एमएसपी के बंद होने का खतरा है। यदि एमएसपी बंद हो गया तो किसानों को अपनी फसलों की सही कीमतें नहीं मिल पाएगी, जिससे जो किसान पहले से बेहाल है वह और भी अधिक खतरे में आ जाएगा। जय जवान जय किसान नारे वाले इस देश में किसान की बेहाली को दूर करने का यह सही तरीका नहीं है। धन्यवाद महोदया। वर्तमान में पुराने कृषि कानूनों के तहत किसानों को अपना अनाज बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता था, जिससे बिचौलियों को मुनाफाखोरी करने का मौका मिलता था। महोदया, इस बिल से बिचौलियों की मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि इस बिल की सहायता से भारत देश के किसान अपनी फसलें अपने दामों में स्वतंत्र रूप से बेच पाएंगे तथा वे उन्नति की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यस मिस दृष्टि प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भी इस बिल का समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। प्रस्ताव पारित किया जाता है। नहीं मैडम, मेरा मानना यह है कि इस बिल को पारित करने के लिए आपको गुप्त मतदान करवाना चाहिए। अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित की जाती है।
marvelous performance will be given by you all. खुशी के मारे बस आंखों से आंसू टपकना बाकी है। बाकी आप लोगों ने आज हम सब का मान रखा, हम सब की गर्दन ऊंची रखी, और इस वजह से आज का ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने किया, सचमुच ये हमारे अहमद रजा सर, परमार सर और आप सभी बच्चे जो निरंतर गतिमान होकर, जैसे हमारे चक्र के 24 घंटे में से गतिशीलता जो हमें प्रदान करती है, उस गतिशीलता के तौर पर आपने अपने हुनर को जिस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है, वह एक हमारे आंखों के लिए और कानों के लिए कभी न भूलने वाला एक मंजर प्रदान किया है, कभी न भूलने वाला, यानी ये हमारे साथ आखिर तक रहेगा। जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ JNV लनवा पाटन का ये 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट के जो विपक्ष और रूलिंग पार्टी में जो डिबेट जो हुआ, क्वेश्चन एंड आंसर, ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, एंड यस्टरडे नाइट जब मैंने आकर आपको सिर्फ इतना कहा कि बच्चे आप लोग कर लोगे, और वही आप लोगों ने करके दिखाया। No one is less, no one is more. From my heart, all my children are the winners of today's this Parliament's competition. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Subir Singh sir for the vote of thanks. माननीय प्रोफेसर विष्णु भाई, आर्ट्स कॉलेज बालासर, प्राचार्य हो गया, मेरे विद्वान स्टाफ साथी, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि बच्चों के यूनिट टेस्ट भी इस बीच में थे और भी बहुत से कार्यक्रम बीच में, जन्माष्टमी का कार्यक्रम, उससे पहले रक्षाबंधन का कार्यक्रम, बीच में कई छुट्टियाँ आ गई, उसके बावजूद बच्चों ने बढ़िया तैयारी की है, और उसके लिए सभी बच्चे जिन्होंने तैयारी की वो धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष रूप से अहमद रजा सर, एवं परमार सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से दवे सर का जो प्रयास है, तो मैं दवे सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुख्य अतिथि की व्यवस्था की बातचीत किया, हमारे विशिष्ट अतिथि से निवेदन किया, उनको यहाँ लेके आए। पीसी परमार मैडम, सोमिता सरकार मैडम, सीमा मैडम, काजल मैडम, जिनकी जो भी व्यवस्था में जुटी थी, सभी ने, और मेरे जितने स्टाफ साथी हैं जिनका सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है, विशेष रूप से सन्नी सर, मैस की जो व्यवस्था देखी है उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो हमारे मुख्य अतिथि किरीट भाई जी पटेल, जो कि एक निवेदन पर तैयार हो गए, अभी उनको कोई काम था, क्योंकि नेता है, बहुत से काम होते हैं,
तो इसीलिए बीच में जाना पड़ा। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में शरीक हुए। श्रीमती आपकी बहन पटेल हमारे पास में जो कॉलेज है उसमें प्राचार्य है, विद्यालय में जब भी जरूरत पड़ी कॉलेज की, मैडम ने हमेशा सहयोग किया। एक दो बार और भी कोई ऐसे कार्यक्रम थे, हम गए थे वहाँ, तो जब भी वहाँ के चाहे हम टीचर्स को गेस्ट के रूप में, चाहे कोई प्रतियोगिता में जज के रूप में, चाहे विद्यालय में जगह की जरूरत पड़ती है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो बच्चे हैं जो इस सारे कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे और बहुत ही शांति से सुन रहे थे, तो आप सबसे ज़्यादा धन्यवाद। इसलिए देख रहा था बच्चे गए तो नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं आई बच्चे की, ऐसा कोई पीछे से कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांति से। बार बार इस मंच से बार बार मैं बात करता हूँ कि जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के क्या मापदंड होते हैं, कैसे आप ये मानोगे कि कार्यक्रम सफल है। बच्चे बहुत अच्छा बोले हैं, कार्यक्रम अच्छा, लेकिन उधर वाले बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर दें या और कोई इस प्रकार की व्यवस्था समय पर नहीं होती है तो भी वो कार्यक्रम अच्छा नहीं। बच्चा कितना भी अच्छा बोले सब पर पानी फिर जाता है। हर चीज चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम है, सारा परफेक्ट टाइम पर होता है तो कार्यक्रम हर चीज देखी जाती है। तो ये सारा जो प्रयास है ये एक आदमी से नहीं होता। हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, प्राचार्य महोदय की लीडरशिप में जो भी कार्य कर रहे हैं, बच्चे हैं, आप लोग हैं, सबने किया। तो मैं सभी को इस मंच से धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा कि आगे भी जो कार्यक्रम है वो अच्छे होते रहे। और विशेष रूप से इन सब बच्चों की मैं भी प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बच्चों ध्यान रखना एक ऐसा शब्द है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। कई बार हम मानते हैं ज्ञान बहुत होना चाहिए, कई बार मानते हैं पैसा बहुत होना चाहिए, कई बार कुछ मानते हैं, लेकिन तो निश्चित रूप से आप सबका उज्जवल भविष्य है। और महोदय विद्यालय पाटन के पूरे स्टाफ की तरफ से आप सब बच्चों को शुभकामनाएं और आगे आपको नेता बने, कोई मंत्री बने, कोई संसद में जाए, कोई अधिकारी बने, ऐसे उम्मीद करूँ। थैंक यू। साथ में मैं एक सूचना और दे देता हूँ कार्यक्रम के बाद। हमारे विद्यालय में जो कल से गेम्स है उसकी टीम आना शुरू हो गई है। एक टीम आ गई है अरावली की, तो वहाँ सभी बच्चे भी हैं, किताब है, सभी वहाँ से लेके आ जाएंगे क्योंकि शाम तक 5-7 टीम यहाँ पहुँच जाएंगी। कल और परसों 2-3 छुट्टियों बच्चे रुकेंगे, साथ आए अपनी सारी बुक्स लेके और वापस आ जाएंगे। और बॉयज भी ये काम तुरंत ही करना है, 3-3:30 बजे से पहले। आपकी रेमिडियल क्लास ऑफ है, सुपरवाइज क्लास ऑफ है। मेरे सभी टीचर साथी भी सुन रहे हैं, बच्चों की क्लास ऑफ है, लेकिन जो टीचर हैं उनसे निवेदन है कि 3:30 बजे विद्यालय पहुंच जाए क्योंकि बाहर से किसी कमेटी में है। तो आप सब भी 3:30 बजे विद्यालय में उपस्थित हो ताकि कोई भी काम हो तुरंत आपसे संपर्क किया जा सके। थैंक यू। सीखने को मिला, जैसे कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या समस्या है, बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैं पासवा पटेल कक्षा 10 का विद्यार्थी। आज हमारे विद्यालय में पार्लियामेंट का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे एसएसटी टीचर्स ने भी बहुत ही अच्छी मेहनत की थी और इसमें 9th, 10th और 11th के छात्र भी थे जिन्होंने बहुत 10-20 दिन तक मेहनत की थी। आज मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस भी सबसे ज़्यादा था और इस कॉन्फिडेंस भी सबसे ज़्यादा था। और आज हमें इससे सीखने मिला कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है, हमारी सरकार कैसे काम करती है। सा
नई भारती नई आरती, हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज की चावल भारत की नवलया